आज की क्लास के अंदर बच्चे हम ईथर्स को स्टडी करेंगे। तो ईथर्स है क्या बच्चे? ईथर्स हमारे पास ईथर्स को हम स्टडी करेंगे। तो ईथर्स हमारे पास क्या है बच्चे? अगर हमारे पास कहीं भी अल्काइल ग्रुप हो और उसके साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली इस तरीके से जुड़ा हो तो हम उसको ईथर कहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि आर और आर डैश में बी डिफरेंट और मे बी सेम। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो जो जुड़े हुए हैं ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर भी जा सकते हैं, हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ईथर होगा। तो ईथर बारे में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि दिस इज ROR, कि हमारे पास ऑक्सीजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से दोनों तरफ से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्कोहल। तो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल हम इसको क्यों कह रहे हैं बच्चे? आप देखो, हम आइसोमर्स के अंदर क्या करते थे, सिमिलैरिटी भी ढूंढ रहे हैं और डिफरेंस भी देख रहे थे। तो सिमिलैरिटी यहाँ पे क्या होगी, मान लो कि मैं यहाँ पे CH3 CH2 और OH की बात कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं ये ले लेता हूँ, सिमिट्रिकल ईथर ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर हम इनके अंदर काउंट करेंगे तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पे एक है। तो हमारे पास 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम है। तो दूसरी तरफ अगर हम ईथर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे, 6 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स देखने को मिलेंगे और एक ही यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन ये फंक्शनल जो इनके अंदर डिफरेंस है, मतलब कि अब फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जैसे हम ईथर्स को स्टडी करना शुरू करते हैं, ईथर्स को स्टडी करना शुरू करो, ईथर्स हमारे पास दो तरीके के आते हैं। तो ईथर्स हमारे पास क्या होते हैं? ईथर्स हमारे पास सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के ईथर्स आएंगे। तो सिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा बच्चे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखो बच्चे, अगर मैं CH3O CH3 लिख देता हूं तो ये सिमेट्रिकल के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमें एक एक कार्बन एटम देखने को मिल रहा है। एल ग्रुप आप भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ अनसिमेट्रिकल की बात करूं तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे C2H5O इस तरीके से आ जाता है। तो अब भी हमें सिमेट्रिकल ईथर देखने को मिल रहा है। तो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है कि हमें यहाँ भी 2 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, इस तरफ भी 2 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि दोनों तरफ ही इथाइल इथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एक तरफ मिथाइल रख दूं, मान लो कि मैंने एक तरफ मिथाइल कर दिया और दूसरी तरफ मैं C2H5 को लिख देता हूं, या मैं एक तरफ, दोनों वैसे है तो एक ही चीज है, मैं क्यों इसको दो बार लिख रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल के अंदर रखेंगे। क्योंकि अब देखो, हमारे पास लेफ्ट साइड पे, मैं यहाँ पे पहली एग्जांपल और दूसरी एग्जांपल, ये दोनों सेम ही है बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरफ जो है वो एल्का जो मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है, अराउंड द ऑक्सीजन एटम। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, डिफरेंट होंगे वो कार्बन एटम्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो यहाँ पे हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। तो सिमेट्रिकल के अंदर हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के। और यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ठीक है।
तो इनको हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास, अभी हम नेमिंग तक नहीं पहुंचे हैं बच्चे, नेमिंग भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तीन तरीके के, क्योंकि जैसे हमने अल्कोहल्स को स्टडी किया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी थे। जैसे हमने अल्काइल हैलाइड्स को स्टडी किया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी थे। उसी तरीके से हमारे पास जो ईथर्स होते हैं, वो भी हमारे पास ईथर्स आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तो हमारे पास ईथर्स भी जो होते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप किस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हो, कि मान लो कि आप किस बेस पे कर रहे हो, कि हम यहाँ पे प्राइमरी की बात करें अगर तो प्राइमरी जो होते हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या होते हैं कि प्राइमरी ईथर्स, अगर लिखना चाहो तो आप इनको किस तरीके से लिख सकते हो, कि ईच कार्बन एटम attached to attached to uh, ether oxygen atom directly linked to only one carbon atom। तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है बच्चे, आप अभी थोड़ा सा ये आपको डेफिनेशन कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी के अंदर हम यहाँ भी देखते हैं दो दो तरीके के। तो हमारे पास मान लो कि ये कार्बन एटम है, और इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया है। तो अगर इस कार्बन के पास दो तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर कोई कार्बन एटम लगा हुआ है, मतलब कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हम इस तरीके से लगा दें, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज प्राइमरी ईथर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज प्राइमरी ईथर। उसके बाद हमारे पास देखो बच्चे, हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास CH3O CH3 आता है, तो इसके साथ भी ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन एटम है और तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, प्राइमरी ईथर के अंदर ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप इसको देखोगे, इस पूरे कार्बन चेन को देखोगे, तो हम इसको सिंपल करके लिख सकते हैं C2H5O CH3। तो ये हमारे पास एक प्राइमरी ईथर है, ठीक है। तो यहां भी, ये भी हमारे पास क्या था, ये भी प्राइमरी ईथर था। तो हम इनकी जब IUPAC नेमिंग करते हैं, तो बच्चे हम क्या करते हैं कि IUPAC नेमिंग, स्मॉल जो कार्बन एटम होती है या कार्बन चेन होती है, उसको हम एल्कॉक्सी के अंदर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे हमें राइट साइड पे हम प्राइमरी ईथर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस साइड पे। तो अगर आप देखो कि दोनों तरफ हमारे पास कार्बन एटम सेम है, तो इसलिए कार्बन एटम की जो चेन होगी स्मॉल, उसके अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे ऑक्सी ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो ये इसका नेम हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा बच्चे, हमारे पास दूसरी तरफ यहाँ पे नाम आ जाएगा, ये देखो, हमने यहाँ पे देखा, तो हमें देखने को मिला कि स्मॉल चेन के साथ, कार्बन चेन के साथ तो ऑक्सीजन इस तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका नाम क्या कर देंगे, यहाँ पे ही देख लो, तो आप ये वही तो चीज है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो हम जो स्मॉलर चेन होती है, अगर, और प्राइमरी बच्चे यही नहीं है कि यहाँ पे प्राइमरी इस तरीके से होगा, प्राइमरी आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं हम प्राइमरी के अंदर। तो प्राइमरी के अंदर आप मान लो कि ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है, और इसके साथ भी कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ है, और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखो बच्चे, ये भी प्राइमरी के अंदर आएगा, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये चाहे तीन कार्बन एटम्स की चेन बना रहे हैं, लेकिन हम इसको प्राइमरी के अंदर ही काउंट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे CH2 CH2
CH3। तो अगर ये टेढ़े मेढ़े भी बना दो, चाहे आप यहाँ पे ऐसा कर दो CH3 CH2 और यहाँ पे इस तरीके से आप बना दो, तो हो चीज चीज तो वही रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये भी प्राइमरी ईथर ही होगा, ईथर ही होगा। तो इसके अंदर नेम क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास ये मतलब कि जो कम कार्बन एटम्स थे उसको हम मिथॉक्सी ग्रुप के अंदर लेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मिथऑक्सी। मिथॉक्सी, अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम, तो आप क्या कहोगे, प्रोपेन। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, तो 1 मिनट बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बच्चे, फिर हम और बात करते हैं कुछ और, किनकी, सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे, अगर हम सेकेंडरी ईथर्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी ईथर्स। सेकेंडरी ईथर्स आ जाएंगे अगर हमारे पास कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तो एल्कॉक्सी ग्रुप हो गया, इसको हम एल्कॉक्सी ग्रुप के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी तरफ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आर लगा दो और यहाँ पे एक आर लगा दो और यहाँ पे एच लगा दो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कार्बन के साथ यहाँ पे देखो 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम विच इज अटैच टू ईथर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ईथर। तो ये सेकेंडरी ईथर होगा। लेकिन अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखो, ये मिथॉक्सी अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, यहाँ पे देखना ये एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर आप काउंटिंग करोगे तो आप यहाँ से 1 2 और 3 की बात करोगे, तो हम क्या करेंगे, अब हमें मिथॉक्सी की पोजीशन देनी पड़ेगी, अब हमें मिथॉक्सी की पोजीशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, ठीक है। और हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या थी, तो चलो हम इसको ऐसा करते हैं, इन एल्काइल ग्रुप्स को चेंज करके CH3 कर देते हैं, ठीक है। इन एल्काइल ग्रुप्स को चेंज करके CH3 और CH3 कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 मिथॉक्सी, सेकेंड पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी लगा हुआ है, और हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है बच्चे, ये समझ में आया? यस सर। ओके। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या होता है बच्चे, टर्शरी आ जाता है। तो टर्शरी के अंदर क्या होगा, टर्शरी के अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर हम टर्शरी ईथर्स की बात करें, टर्शरी ईथर्स की बात करेंगे, तो टर्शरी ईथर्स के अंदर हमारे पास ये कार्बन एटम है और इसके साथ हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH3 है। तो अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा, मान लो कि आप CH3 जोड़ दो, यहाँ भी आप CH3 जोड़ दो और यहाँ भी आप CH3 जोड़ दो। तो इसको आप क्या कहोगे कि जो ईथर वाला ऑक्सीजन है उसके साथ जो कार्बन एटम है उसके साथ सब तरफ अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज टर्शरी। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो आप किस तरीके से इसका नाम लिखोगे, आप इसको 1 दे दो, 2 दे दो और इसको 3, एंड इट इज अप टू यू बच्चे, आप चाहे इसको इसको 1 दे दो, ठीक है, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, 2 मिथऑक्सी, ठीक है, 2 मिथॉक्सी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, हमें यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, 2 मिथाइल, ठीक है। और फिर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, वर्ड रूट बन जाएगा प्रोप इन, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे यहां तक? यस सर। ओके। तो IUPAC नेमिंग के अंदर अगर हमारे पास मान लो कि हम यहाँ दो ही कंपाउंड्स के बात करेंगे,
ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं पीसी नेमिंग के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास होता क्या है कि अगर यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जुड़ी हो, ठीक है, तो अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग जुड़ी हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक रिंग जुड़ी है, और ठीक है, ये हम अब आईयूपीसी नेमिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है, तो अब हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को आप किस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे, वैसे तो इसका नाम बच्चे एनिसोल होता है, जो हम कॉमन नेम यूज करेंगे एनिसोल होता है, लेकिन इसको क्या लिखेंगे हम, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथऑक्सी बेंजीन, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मान लो कि इसी बेंजीन के साथ इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हो, तो हमारे पास क्या होगा, CH2 CH2 3। यहाँ आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, OC2H5। तो ये दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। तो ये सिंपल ही था बच्चे। अब हमें यहाँ पे देखना ये था कि हमारे पास अगर प्राइमरी कार्बन एटम, सॉरी प्राइमरी ईथर है, तो उसके अंदर किस तरीके से हो रहा है, और सेकेंडरी ईथर है तो उसके अंदर क्या किस तरीके से हो रहा है। तो अब इस डेफिनेशन को देखो कि ईच कार्बन अटैच टू ईथर ऑक्सीजन, तो ईथर ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये देखो, अगर ये एक कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है, देखो यहाँ पे, तो ये ईथर ऑक्सीजन था, तो ईथर ऑक्सीजन के साथ अगर ये कार्बन एटम जो जुड़ा हुआ है ये एक कार्बन एटम के साथ है, तो ये प्राइमरी है। अगर ये दो कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ये देखो, ये भी प्राइमरी थे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो सर, ऑक्सीजन वाला था ये वाला, वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये कार्बन एटम दो कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो इसको हमने सेकेंडरी के अंदर कर दिया। और अगर ये ईथर वाला ऑक्सीजन, अगर ये कार्बन एटम अगर तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको क्या कह दिया था, टर्शरी ईथर कह दिया था। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है बच्चे आइसोमरिज्म। तो इसके अंदर आप सोचोगे कि मैं आइसोमरिज्म क्यों स्टडी करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर तीन ही तरीके की आइसोमरिज्म होती है, ज्यादा हमें देखने को मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आइसोमरिज्म की भी साथ में ही बात कर देता हूँ, ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोमरिज्म हमने पहले तो फंक्शनल आइसोमरिज्म देखी है, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म की तो हमने बात की है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था। तो यहाँ पे पहली आती है चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, देयर विल बी डिफरेंस इन द चेन ओनली, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि देयर इज अ डिफरेंस ओनली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सिमिलैरिटी तो आपको पता ही है बच्चे, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहां पे होगा, डिफरेंस, डिफरेंस इज इन अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स, या कार्बन चेन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, द कार्बन चेन विद इन द एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंस आ जाए, तो सिमिलर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ही है बच्चे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि किस तरीके से अगर हम इसको स्टडी करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मान लो कि मैंने CH3 लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ईथर ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मान लो कि CH2 है, CH2, और यहाँ पे मैंने चार कार्बन एटम्स को लगा दिया, ठीक है। अगर मैं चार कार्बन एटम्स को लिखा लगा देता हूं, तो मेरे पास ये क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पे अल्काइल चेन, ये देखो, अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट चेन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज ले आऊं, तो अगर मैं CH3 फिर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपका फोकस रहे उसके ऊपर, और यहाँ पे CH2 CH, ठीक है,
CH3 और यहाँ भी CH3 लगा दूं, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि एल्काइल ग्रुप जो जुड़े हुए थे उनके अंदर कार्बन एटम्स तो सेम है, लेकिन चेन के अंदर डिफरेंस आ गया। तो यही होता है बच्चे। इसके बाद एक और है, इसका आइसोमर आप लिख सकते हो यहाँ पे। मान लो कि CH3 है, ऑक्सीजन है, और इसके साथ CH है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी बन जाएगा। तो पहले दो जो थे, ये भी प्राइमरी था, ये भी प्राइमरी था, तो ये अब सेकेंडरी बन रहा है, लेकिन ये चेन आइसोमरिज्म के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे आप CH2 लगा दो और CH3 लगा दो। तो अब हमारे पास हो क्या रहा है बच्चे, यहाँ देखो कि हमें चार ही कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, चार ही कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो चेन के अंदर आ रहा है, जो एल्काइल ग्रुप साथ में जुड़े हुए हैं उनकी चेन के अंदर डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको चेन आइसोमर के अंदर रखते हैं। तो अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने जाओगे तो हमारे पास सिमिलर ही होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप इसका नेम लिखना चाहते हो बच्चे, तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, यहाँ पे देखो, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है इसका वर्ड रूट क्या होगा, वन। मैं यहाँ पे रेड पेन को यूज करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो पहली पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो स्मॉल था उसको हम क्या कहते हैं, इस थॉक्सी को हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये पहली पोजीशन पे था, पहली पोजीशन पे, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 मिथॉक्सी। तो वर्ड रूट क्या था, चार कार्बन एटम्स का, ब्यूट एन, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम नाम लिखना चाहें तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होगा छोटी कार्बन चेन, आ, उसको हम एल्कॉक्सी ग्रुप के अंदर रखेंगे, मतलब कि यहाँ पे मिथेन था, इथाइल ग्रुप था, तो हम इसको मिथॉक्सी कह देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब आप देखो बच्चे, यहाँ पे हमें इसकी चेन की नंबर करनी पड़ेगी 1 2। आप ऊपर को भी 3 लिख सकते हो, मैं इधर को लिख देता हूँ स्ट्रेट चेन को, ठीक है। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि पहली पोजीशन पे मिथॉक्सी है, आप देखो 1 मिथॉक्सी, ठीक है। और अब हमें यहां इस एल्काइल ग्रुप को भी मेंशन करना पड़ेगा, इस एल्काइल ग्रुप को मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मिथाइल। अब जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 कार्बन एटम्स की है, तो लॉन्गेस्ट चेन को आप क्या लिखोगे, प्रोप एन, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, कि नेम्स दे के वो पूछ लेते हैं कि कौन सा आइसोमरिज्म ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी तरफ अगर हमारे पास जो तीसरा था, इसके अंदर आप देखो कि ये छोटी चेन के साथ जो था इसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, एल्कॉक्सी ग्रुप हो जाएगा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3। अब हमारे पास पहली पोजीशन पे ही एल्कॉक्सी लगा हुआ है, सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एल्कॉक्सी तो हम जनरल कह देते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एक कार्बन एटम है तो इसलिए मिथॉक्सी हो जाएगा, पहली पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 मिथॉक्सी, ठीक है, 1 मिथाइल। और हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ जाएगी, 3 की, तो इसको आप क्या कह दोगे, प्रोप एन, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है। यस सर। ओके, ये बच्चे आपने पहले भी कवर किए होंगे शायद, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा आ जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीधा ही इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो हमने एंड CH3 CH2 OH, ये तो दो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3O CH2CH3। तो अब ये फंक्शनल आइसोमर्स किसका है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CH3 CH2CH2OH। तो अब आप इनके अंदर और के अंदर देखोगे तो दोनों के अंदर आपको कार्बन एटम सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है,
यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप था, क्योंकि स्मॉल चेन के साथ ही हम एल्कोक्सी को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं। अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर देखना चाहोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग है, और ये साथ अगर मान लो कि अल्टरनेटिवली यहाँ पे बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि CH3 को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शनल आइसोमर किसका होगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिर उसी तरीके से रिंग को फॉर्म करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा CH2OH। तो अब देखो ये बेंजीन रिंग के अंदर तो सेम ही कार्बन एटम्स होंगे, ये बेंजीन रिंग के अंदर तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिमिलर है इसकी। और आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन एटम। तो इसलिए ये आपस में क्या होंगे, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो इनका नेम आप लिखना चाहो तो मैं पहले वाले तो आप लिख लेना खुद बच्चे, एल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर तो आप कर लोगे। तो इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, एरोमेटिक रिंग, तो इसको आप एनिसोल लिख सकते हो, एनिसोल। तो मैंने दूसरा क्या बताया था बच्चे, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। तो इसका क्या होगा बच्चे, अब ये हमारे पास बेंजाइल है, ये बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेंजल, बेंजाइल, बेंजो, ये डिफरेंट होते हैं आपस में बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल है ये, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेंजाइल, बेंजाइल, ठीक है। और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल लग जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और एक नए तरीके की हमें आइसोमरिज्म यहाँ पे देखने को मिलती है, विच इज मेटामरिज्म, ठीक है, मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म बच्चे मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसकी बात कर देता हूँ, मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म क्या होती है, ये ज्यादातर आपको देखने को कहाँ पे मिलती है बच्चे, आपको कीटोन्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, एस्टर्स के अंदर देखने को मिलती है, एंड ईथर्स के अंदर देखने को मिलती है। इन्हीं के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मेटामरिज्म, ठीक है। ये चीज याद रखना कि इन्हीं के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेम तो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तो आइसोमर्स का पक्का ही था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन बट डिफरेंट क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स on either side of, on either side of द ऑक्सीजन एटम। ये कौन सा ऑक्सीजन एटम है बच्चे, अगर हम मेटामर्स की बात कर रहे हैं, ईथर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो ईथर वाला जो ऑक्सीजन था उसके दोनों तरफ, तो इनको हम मेटामर्स कह सकते हैं, ठीक है, इनको हम मेटामर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप बात करो कि मेरे पास CH3 CH2, ठीक है, O CH2 CH3, तो ये तो सिमेट्रिकल ईथर हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि इसके अंदर इधर भी दो हैं और इधर भी दो हैं, ठीक है, दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम्स हैं, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के ठीक है, यहाँ पे हमने आइदर साइड लिखा है ना, आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर मैं डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स कर दूं, एक तरफ मैं मान लो कि CH3 कर देता हूं और दूसरी तरफ मैं प्रोपाइल ग्रुप लगा देता हूं, CH2 और CH3 कर देता हूं, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां भी आपको 3 ये और एक चौथा कार्बन ये देखने को मिलेगा, एक ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, यहां भी हमें 4 कार्बन एटम्स और एक ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आप इसके अंदर देखो कि यहाँ पे इथाइल है, इथाइल है, यहां भी इथाइल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स देखने को डिफरेंट मिल रहे थे, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल। तो इसलिए बच्चे देखो, ये प्रोपाइल, ये मिथाइल, इसके दोनों तरफ इथाइल थे, तो एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल हो गया, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे मेटामरिज्म देखने को मिल रही है। और कीटोन्स के अंदर भी ये हो सकता है बच्चे, कीटोन्स के अंदर भी हो सकता है, एस्टर्स के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जहां भी आपको इस तरीके से ऑक्सीजन के अराउंड देखने को मिलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज मेटामरिज्म। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। सिंपल है बच्चे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, हम थोड़ा सा इसकी स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखो, हम यहाँ पे सिंपल एक सिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे एक ईथर ले रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर के अंदर इसका वाटर के लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चे। तो VSEPR थ्योरी तो पहले ही कह रही है कि इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा एंगल होगा, तो इसलिए हमारा बेंड हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लोन पेयर होगा, ये कुछ इस तरीके से लोन पेयर होगा, और बॉन्ड के साथ मान लो कि मैं यहाँ पे कार्बन, ठीक है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, तो ये तो टेट्राहेड्रली जुड़ी होंगी। ठीक है, तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, CH3O CH3। तो ये इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंड होता है लाइक वाटर के मॉलिक्यूल की तरह, क्योंकि हमें वाटर के मॉलिक्यूल की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ आपको देखने की बात ये है कि अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें कौन सी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर फोकस करो। इस ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर है, ठीक है, और दो ही यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, दो ही सिग्मा है। तो टोटल काउंटिंग यहाँ पे कितनी हो जाती है, दैट इज 4। तो 4 को अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लिखोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 4 के अंदर से एक तो होगा S, E के हो जाएंगे 3। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, ये रूल होता है बच्चे कि हम सिग्मा और पाई बाउंड को तो इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं डालता। ठीक है, तो जो लोन पेयर्स होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए हम लोन पेयर्स और जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं को कंसिडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इसकी बात करोगे आप इस कार्बन एटम की, तो ये कार्बन एटम के तीनों सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कार्बन एटम क्या रख रहा है, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर लोन पेयर की बात करोगे, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे काउंटिंग कितनी आ जाएगी, 4। तो 4 को आप अगर लिखोगे, तो आप इसको S और P के 3 हो जाएंगे, तो 4 कंज्यूम हो गए ना। इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, उसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे आते हैं। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे आते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो होती हैं बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रेपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे पहली जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन आती है, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो मैं यहाँ पे बता दूं बच्चे कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रेपरेशन है। ठीक है, एक की प्रेपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे हम एसिडिक, यहाँ पे प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है, तो मैं यहाँ पे प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन की बात करता हूँ। तो प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन क्या होती है बच्चे, जहां हम यहाँ पे यूजिंग एसिड, यूज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसिड को यूज करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए। तो ऐसी डिहाइड्रेशन जिसके अंदर अगर हम प्रोटॉन की यूज कर रहे हैं, तो प्रोटॉन क्या है, H+ ही तो है। तो H+ को अगर यूज करेंगे और फिर डिहाइड्रेशन का रिएक्शन कराएंगे, तो उसको हम प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे, अगर हमारे पास CH3CH2OH है, ठीक है, और अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करने जा रहे हो, तो इसकी डिहाइड्रेशन दो तरीके से हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि कंडीशंस का कितना फर्क पड़ता है, कितना डिफरेंस हो जाता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे H2SO4 को यूज किया, यहाँ भी H2SO4 को यूज किया, यहाँ मैंने 433 केल्विन टेम्परेचर रखा,
और दूसरी तरफ मैंने 413 केल्विन टेम्परेचर रखा, तो थोड़ा टेम्परेचर को लो कर दिया, 433 केल्विन से कम रखा। तो अब जब हम हायर टेम्परेचर पे कर रहे थे, जो कि हमने अल्कोहल्स के अंदर स्टडी किया था, वहां पे ये क्या कर रही थी, ये एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रही थी, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन हो रही है बच्चे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप टेम्परेचर को लो रखकर इसकी डिहाइड्रेशन करने की कोशिश करोगे एसिडिक कंडीशंस के अंदर, और लो टेम्परेचर रखोगे, यू विल गेट ईथर, यू विल गेट ईथर। तो यहाँ पे आपको ईथर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है बच्चे, हम इसकी मैकेनिज्म के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे लोअर टेम्परेचर के ऊपर SN1 मैकेनिज्म यूज हो रहा है। तो हायर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, हायर टेम्परेचर के ऊपर SN2 मैकेनिज्म यूज होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स जो होती हैं, तो वो क्या बनाएंगी, वो ईथर्स को इजिली फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो हमारे पास लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रोटोनेटेड होना चाहिए कंडीशंस, प्रोटोनेटेड मतलब कि उसके एसिड प्रेजेंट हो, और थोड़ा लोअर टेम्परेचर होगा तो हमें यहाँ पे ईथर की प्रेपरेशन कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म क्या है बच्चे, SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमने पहले ही देखा था। SN1 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। इसका मतलब ये सब कुछ एक ही स्टेप के अंदर होगा, सिंगल स्टेप के अंदर होगा। इसके अंदर आपको कार्बोकेटायन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि नो कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, नो कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? Yes. ओके ओके बच्चे। तो मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने वाला है बच्चे। तो हम इसके मैकेनिज्म को बच्चे, क्योंकि दोनों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ईथर की फॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी, और अगर हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं, अगर SN2 मैकेनिज्म होता है, क्योंकि टर्शरी और हमारे पास जो सेकेंडरी है, वो क्या करेंगे, ईथर की फॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एल्कीन भी देंगे। तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी कि एल्कीन भी मिल रही है और ईथर भी मिल रहा है, तो इसलिए वहां पे हमें गड़बड़ देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो हमारे पास